कोर्ट कहता है बाबा साहेब आंबेडकर के शब्दों में, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work on it happen to be a bad lot. ये कोट किया है बाबा साहेब आंबेडकर के इस बात को कोट करके एक संदेश पहुंचाया गया है कि एक सत्येंद्र जैन की आपराधिक पृष्ठभूमि है, दो उनके ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड के एलिगेशंस लगे हैं, तीन वो एक बैड लॉट का हिस्सा है जिसकी खिलाफत बाबा साहेब आंबेडकर जी ने की थी और कहा था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर यह बैड लॉट के हाथ में होगा तो संविधान सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। केजरीवाल जी, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ममता दीदी तक अपने नंबर 2 को सैक कर देती है, इस्तीफा ले लेती है, परंतु आप अपने नंबर 2 को सैक नहीं कर पा रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी कौन सी केजरीवाल फाइल सत्येंद्र जैन के पास है? तो आज टेलीविजन चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर 3 मस्कटियर्स ऑफ करप्शन देखने मिल रहा है। 3 मस्कटियर्स ऑफ करप्शन। सबसे पुराना मस्कटियर ऑफ करप्शन तो आप जानते ही है कौन है, AICC, ऑल इंडिया करप्ट कमिटी, जो बन गई है ऑल इंडिया कॉन्फ्रंटेशनल कमिटी। ED के सामने इनके नेता साइलेंट होते हैं और ये सत्याग्रह के नाम पर सड़कों पर वायलेंट होते हैं। यह है फर्स्ट मस्कटियर ऑफ करप्शन। फिर है सेकंड मस्कटियर ऑफ करप्शन, और वो सेकंड मस्कटियर ऑफ करप्शन ने एक नया मॉडल दिखाया है बंगाल में, TMC मॉडल, टू मच करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ करप्शन मॉडल, द माउंटेन ऑफ कैश मॉडल। हर रोज एक नया माउंटेन ऑफ कैश दिखाई देता है टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस प्रकार से इतना भारी भरकम भ्रष्टाचार किया गया, और वो भी किसके साथ? युवाओं के साथ जो रोजगार का अवसर खोज रहे थे, टीचर बनना चाह रहे थे, मतलब कि टीचर्स के साथ भी, और जो शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बोथ द टीचर्स एंड दोज हु आर टॉट, इनके साथ स्कैम किया गया। और जब एक के बाद एक सबूत सामने आते गए, कैलकाटा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का तो ऑर्डर था ही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, परंतु जब एक के बाद एक सबूत सामने आते गए, द माउंटेन ऑफ कैश ऐसे बढ़ता गया, तब जाकर मीडिया के और विपक्ष के दबाव में, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत मुखर है बंगाल में खासकर, दबाव में आकर ममता बनर्जी ने अपने नंबर 2 को, मतलब पार्था चैटर्जी को आखिरकार हटाने का काम किया। फाइनली शी टुक द डिसीजन टू टेक हर नंबर 2 इन गवर्नमेंट out of government after the mountain of cash and corruption kept piling up day in and day out. अब हो सकता है कि कुछ लोग इस मजबूरी को भी मजबूती के तौर पर पेश करना चाहते हो, बट टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द थर्ड मस्केटियर ऑफ करप्शन। आज मैं आपसे ये जो तीसरा मस्केटियर है करप्शन का, उसकी बात करूंगा, और उसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो तीसरा मस्केटियर ऑफ करप्शन है, और तीनों मस्केटियर्स में एक समानता आप देखिए कि तीनों ही भरपूर भ्रष्टाचार करते हैं, फिर किस प्रकार से विक्टिम कार्ड खेलते हैं, सारी संस्थाओं पर दोष डालने का काम करते हैं और अपने पाप को छिपाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और आज मैं आपको तीसरे मस्केटियर मतलब आम आदमी पार्टी की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि थर्ड मस्केटियर ऑफ करप्शन आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आए थे। वैसे वो टेलीविजन स्क्रीन में ही आते हैं, ज्यादा विज्ञापन के माध्यम से आए थे शायद, मुझे लगता है। और आकर उन्होंने कहा, मैंने सत्येंद्र जैन की सारी फाइलें देख ली हैं जी, कट्टर ईमानदार है जी, ये उन्होंने आकर कहा। परंतु कल 27 तारीख को, परसों, कट्टर ईमानदारी का जिसका सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, उसके कट्टर करप्शन और कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड का एक फाइंडिंग और एक मुहर लगाने का काम दिल्ली के हाई कोर्ट ने किया है।
और मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के दिए गए कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को कूड़ेदान में डालकर यह बताया है कि सत्येंद्र जैन एक कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है। सत्येंद्र जैन एक कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, यह दिल्ली हाईकोर्ट का फाइंडिंग है और निर्देश है। पैरा नंबर 23, पेज नंबर 15, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। It is pertinent to note at this juncture that while it is not for the court to issue directions to the chief minister, जाहिर सी बात है कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, किसे मंत्री बनाना है नहीं बनाना है, जुरिस्डिक्शन मामले होते वो। It is the duty of this court to remind these key duty holders about their role with regard to uphold the tenets of our constitution. ये हमारा फर्ज है कि हम केजरीवाल जी को याद दिलाए कि संविधान की जो सिद्धांत है और मर्यादा है उसकी संरक्षण के लिए वो कटिबद्ध होने चाहिए। आगे कहता है कोर्ट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स has a collective responsibility to sustain and uphold the integrity of the Constitution of India, and it is for the Chief Minister to act in the best interest of the state and to consider as to whether a person who has a criminal background or who has been charged with offenses involving moral turpitude should be appointed and should be allowed to continue as a minister or not. कोर्ट कह रहा है स्पष्ट तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से कि हां, हम किसी का इस्तीफा नहीं ले सकते, परंतु हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जिस व्यक्ति को मॉरल टर्पिट्यूड के तहत जिम्मेदार पाया गया हो, ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में स्थान देना, मंत्री पद पर बनाए रखना, यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है। आगे कोर्ट कहता है पैरा 24 में, गुड गवर्नेंस इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ गुड पीपल। देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट द चीफ मिनिस्टर विल बी वेल एडवाइज्ड एंड गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जो बाबा साहेब आंबेडकर जी के प्रिंसिपल्स है। देखिए, केवल फोटो लगाने से बाबा साहेब आंबेडकर जी की आप आंबेडकर जी के अनुयायी नहीं बनते। उनके सिद्धांतों को कोट किया है कोर्ट ने, और कोर्ट कहता है बाबा साहेब आंबेडकर के शब्दों में, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work on it happen to be a bad lot. ये कोट किया है। बाबा साहेब आंबेडकर के इस बात को कोट करके एक संदेश पहुंचाया गया है कि एक, सत्येंद्र जैन की आपराधिक पृष्ठभूमि है, दो, उनके ऊपर मॉरल टर्पिट्यूड के एलिगेशंस लगे हैं, तीन, वो एक बैड लॉट का हिस्सा है जिसकी खिलाफत बाबा साहेब आंबेडकर जी ने की थी और कहा था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ये बैड लॉट के हाथ में होगा तो संविधान सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और आखिर में पैरा 25 में कोर्ट क्या कहता है, द कोर्ट होल हार्टेडली अग्रीज विद द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर एंड होप्स दैट द चीफ मिनिस्टर upholds the trust reposed in him that forms the foundation of a representative democracy while appointing persons to lead the people. अब अरविंद केजरीवाल जी YouTube पे फ्री वीडियो के माध्यम से या दिल्ली के जनता के गाड़ी कमाई से दिए गए विज्ञापन के माध्यम से या आपके 1-on-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरा मुझे यह बताइए कि इस आदेश के बाद स्पष्ट नहीं होता कि केजरीवाल जिसे कट्टर ईमानदार कहते हैं वो तो कट्टर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है, वो तो कट्टर हवालेबाज है, वो तो कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। अब मुझे बताइए केजरीवाल जी, क्या आपकी बात को माना जाए या दिल्ली हाईकोर्ट की बात को माना जाए? वैसे समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 2 महीने से तो सत्येंद्र जैन रिमांड में है, कस्टडी में है, और उन्हें किसी भी कोर्ट से कहीं पर भी राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो उन्हें कहीं से भी किसी भी कोर्ट से कभी भी कोई राहत नहीं मिली है इस मामले में वर्षों से,
और खास करके पिछले 2 महीने से जब से वो कस्टडी में है, उन्हें बेल तक ग्रांट नहीं की गई है। इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया जो हाईकोर्ट ने कहा है कि इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो वो तो स्पष्ट होती है, साबित होती है। परंतु केजरीवाल जी, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ममता दीदी तक अपने नंबर 2 को सैक कर देती है, इस्तीफा ले लेती है, परंतु आप अपने नंबर 2 को सैक नहीं कर पा रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी कौन सी केजरीवाल फाइल सत्येंद्र जैन के पास है? जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है, हवाला करता है, टैक्स इवेजन करता है और भ्रष्टाचार करता है, ऐसे क्रिमिनल आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मंत्री बनाना और कंटिन्यू करना, क्या यह आपकी आम आदमी पार्टी की नीति है क्या? हां या ना? क्या यह सही है या झूठ है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एफआईआर फाइल की है सत्येंद्र कुमार जैन और उनके एसोसिएट्स पर, उनकी धर्मपत्नी पर भी? यह प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल करप्शन एक्ट के तहत किया गया है। क्या यह सही है या सही नहीं है कि उनके खिलाफ चार्जशीट भी है, चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है उनके खिलाफ, फिर भी आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? इज इट ट्रू और नॉट ट्रू कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई 16.39 करोड़ की, उन पैसों के माध्यम से जो बहुत सारी लैंड एक्वायर की गई, उसको बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के तहत अटैच किया गया और वो अटैचमेंट ऑर्डर रिकन्फर्म किया गया एपेलेट अथॉरिटी के द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, कि किस प्रकार से केजरीवाल जी लिकर माफिया को बड़ा मुनाफा दिलाने वाले लोगों को भी संरक्षण दे रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि सत्येंद्र जैन और हवाला माफिया को प्रोटेक्शन, और अब लिकर माफिया को भी किस प्रकार से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमने इसी मंच से, मीनाक्षी लेखी जी हमारी केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई बिंदु उठाए थे कि किस प्रकार से नियमों का, कानूनों का, कैबिनेट का और बहुत सारी व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके एक्साइज डिपार्टमेंट और उसको चलाने वाले लोगों ने किस प्रकार से लिकर माफिया की भरपूर कमाई कराई, अवैध तरीके से, कानूनों को ताक पर रखकर 30-30 करोड़ के ईएमडी जो रिफंड नहीं होने चाहिए थे, उन्हें रिफंड करवा दिया। 144 करोड़ का बड़ा मुनाफा, रिलैक्सेशन जो नहीं देना चाहिए था, वो दे दिया लिकर माफिया को। 50 रुपए प्रति क्रेट अंतरराष्ट्रीय लिकर कंपनियों को डिस्काउंट के रूप में दे दिया, ताकि हम लोग तो घर घर, मोहल्ले मोहल्ले तक नल से जल पहुंचाते, ये लोग मोहल्ले मोहल्ले तक नशा पहुंचाना चाहते थे, तो डिस्काउंट दे दिया, पीने की उम्र घटा दी, ड्राई डेज कम कर दिए, ताकि दिल्ली नशा मुक्त नहीं, नशा युक्त हो जाए। साफ पानी पहुंचे ना पहुंचे, आपके घर और मोहल्ले तक, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, आरडब्ल्यूए का कोई संस्थान हो, वहां तक नशा दारू जरूर पहुंचे, और उन दारू माफिया को पूरा संरक्षण केजरीवाल जी ने दिया। जो आपने देखा होगा कि अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए एक फेक न्यूज चला रहे थे कि हमें विदेश नहीं जाने दे रहे, हमें सिंगापुर का सैर नहीं करने दे रहे। सोचे कि जनता की गाड़ी कमाई से, देश के पैसों पर सिंगापुर जाने का, विदेश जाने का इतना उनको मन में लालच था, इतना उनको लालसा थी, और वो भी ऐसे कॉन्फ्रेंस में जो मेयर स्तर की कॉन्फ्रेंस है, जो मेयर के लेवल की कॉन्फ्रेंस है, पर उसमें भी झूठ बोला गया। उसमें झूठ ये बोला गया कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा। अब मैंने देखा है कुछ मीडिया चैनल्स के माध्यम से यह खबर सामने आई है, और यह लेटर भी मुझे आप ही के मीडिया के माध्यम से मिला है। यह पत्र है सिंगापुर की मिनिस्ट्री का, 26 जुलाई का। सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने पत्र लिखा है केजरीवाल जी को, और वो लिखते हैं इस पत्र में कि जो डेडलाइन थी, जब तक कि आपको भेजना था अपनी एप्लीकेशन,
वो डेडलाइन थी 20 जुलाई की। हमने आपको 15 तारीख को भी रिमाइंड कराया कि डेडलाइन 20 जुलाई की है, तो हमें भेज दीजिए आप अपना एप्लीकेशन। परंतु आपने एप्लीकेशन जो भेजा वो डेडलाइन के बाद भेजा। मतलब कि जिस दिन पर ऑटोमेटिकली ये इनविटेशन जो सिंगापुर की तरफ से आया था उनको, वो एक्सपायर हो गया। द एप्लीकेशन, द इन्विटेशन automatically expired on 20th of July. This letter has been written by the Singapore Ministry of Foreign Affairs that it has expired on 20th of July. You have not sent your application in time. Now on 26th July, we are writing this to you and telling you that you are late in doing so. And we had reminded you on 15th July. तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन ही डेडलाइन के बाद भेजा, जब इनविटेशन एक्सपायर हो गया, अब वो इस पूरी बात का ठीकरा किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनकी हकीकत है, ये इनके झूठ का स्तर है कि एलजी साहब ने एक प्रपोजल केजरीवाल जी ने उनको भेजा था, उसको रिजेक्ट कर दिया। वो प्रपोजल ये था कि 7% राइज किया जाए, इंक्रीज की जाए, हाइक की जाए डिप्लोमा लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जो प्राइवेट संस्थान चलाते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। यहां पर बच्चे अमूमन जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जो एकदम सोशो इकोनॉमिकली थोड़ा सा वो कमजोर होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। स्कूल तो खोली नहीं, 500 स्कूल खोलने वाले थे, ठेके खोल दिए। कॉलेज तो खोली नहीं, इंस्टीट्यूट खोली नहीं। अब बच्चा जाए तो जाए कहां? तो वो जाते हैं कुछ स्किल के लिए, कुछ डिप्लोमा के लिए प्राइवेट संस्थानों के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास। केजरीवाल जी कहते हैं एलजी को लिखकर, और आमूमन तो उनके चीफ मिनिस्टर के पीएस लिखकर भेजते हैं फाइल नोटिंग पर। यह वाला मामला केजरीवाल जी ने खुद लिखकर भेजा है, खुद लिखकर नोटिंग भेजी है एलजी साहब को कि एलजी साहब हमें इन बच्चों से ज्यादा पैसे ऐंठने हैं। ये जो बच्चे गरीब घर के जाते हैं ना पढ़ाई लिखाई शिक्षा पाने के लिए, ताकि फिर वो नौकरी पा सके, जिन्हें मैं नौकरी भी नहीं देता हूं। 3000 नौकरी या कुछ 3200 नौकरी दी है 7 साल में, 10 लाख का कहकर। ऐसे बच्चों को हमें और टैक्स लगाना है, और उनके ऊपर कर्ज लगाना है, और उनको उनसे और पैसे लूटने हैं। तो एलजी साहब, मैं आपको अपने ही हैंड राइटिंग में भेज रहा हूं, अपने ही लिखित दस्तखत से भेज रहा हूं, जरा इनकी फीस बढ़ा दीजिए 7%। हां, कोविड जरूर है, हां मैं रोज चिल्लाता हूं महंगाई महंगाई महंगाई, तो क्या हुआ, परंतु इनकी 7% यहां पर बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इनके घरों पर, इनके परिवारों पर बोझ बढ़ जाए। एलजी साहब ने कहा कि अब यह करना नामुमकिन है, ऐसी परिस्थितियों में इसको करना नामुमकिन है। हो सकता है केजरीवाल जी, हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं, केजरीवाल जी लिकर माफिया और हवाला माफिया के बाद हो सकता है एजुकेशन माफिया के साथ भी आपकी सांठगांठ जरूर हो, ये हो सकता है। परंतु एलजी साहब ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये वो केजरीवाल जी है जो अगर एमसीडी कुछ 1% भी बढ़ा दे टैक्स तो सड़कों पे आ जाते हैं, और ये गरीब घर के बच्चों से, जिनको वो नौकरी नहीं देते, जिनको वो स्कूल नहीं दे रहे, जिनको वो कॉलेज नहीं दे रहे, उनको कहते हैं कि तुम्हारे मां बाप से कहो 7% मेरे दोस्तों को दे दे जो एजुकेशन माफिया चलाते हैं।